नमस्कार। आज हम भारतीय शासन व्यवस्था के एक बहुत ही जरूरी हिस्से को समझने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारत की विधायी संरचना की, यानी इंडियन लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर की। ये एक ऐसा विषय है जो सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए तो बेहद अहम है ही, पर हर जागरूक नागरिक के लिए भी इसे समझना बहुत जरूरी है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल नींव से, यानी हमारे विधायी ढांचे के ब्लूप्रिंट से। फिर हम चलेंगे केंद्र की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद की ओर। उसके बाद राज्यों की विधायिका को समझेंगे। फिर देखेंगे कि इन सदनों के सदस्य कौन होते हैं, नियम क्या हैं और अधिकारी कौन है। और आखिर में हम सारी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले भारत के कानून बनाने वाले इस पूरे सिस्टम की नींव को, इसके मूल सिद्धांतों को समझते हैं। तो भारत का जो विधायी सिस्टम है वो असल में ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है एक ऐसी संसदीय प्रणाली जहां सरकार यानी कार्यपालिका विधायिका से ही निकलती है और विधायिका के प्रति ही जवाबदेह होती है। और इस पूरे विशाल ढांचे को शक्ति कहां से मिलती है? हमारे संविधान से। ठीक है, नींव तो समझ ली। अब जरा जूम इन करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर और देखते हैं कि देश के लिए कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था यानी हमारी संसद की बनावट कैसी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि संसद मतलब सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन ये अधूरी बात है। अनुच्छेद 79 यानी आर्टिकल 79 साफ कहता है कि संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति इसके एक अभिन्न अंग हैं। सोचिए, कोई भी बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद भी तब तक कानून नहीं बनता जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ना हो। अब ये जो आर्टिकल्स हैं, इनको याद रखने की एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है। अक्सर जो अच्छे टीचर्स होते हैं वो ये बताते हैं, बस एक शब्द याद रखिए, सरल। स से संसद, आर्टिकल 79, रा से राज्यसभा, आर्टिकल 80 और ल से लोकसभा, आर्टिकल 81। है ना बिल्कुल सरल? अब इन दोनों सदनों में जो फर्क है वो बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। ये हर 5 साल में भंग हो जाती है, इसीलिए इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। और दूसरी तरफ है राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता और इसके सदस्य राज्यों के विधायक चुनते हैं, इसीलिए इसे बड़ों का सदन या हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है। चलिए अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं। लोकसभा में अधिकतम 550 सीटें हो सकती हैं, पर अभी 543 हैं। और हां, परीक्षा के लिए ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि 104वें संविधान संशोधन के बाद एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान अब खत्म हो गया है। वहीं राज्यसभा में अधिकतम 250 सीटें हो सकती हैं और अभी 245 हैं। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान जैसे क्षेत्रों से मनोनीत किए जाते हैं। तो ये तो हुई केंद्र की बात। अब चलते हैं राज्यों की तरफ और देखते हैं कि क्या वहां भी यही स्ट्रक्चर फॉलो होता है या कुछ अलग है। बिल्कुल केंद्र की ही तरह राज्य के विधानमंडल में भी राज्यपाल, विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और कुछ राज्यों में विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल शामिल होती है। यहां सीटों का गणित समझना बहुत जरूरी है। देखिए, विधानसभा के लिए एक रेंज तय है, कम से कम 60 और ज्यादा से ज्यादा 500। लेकिन हाँ, कुछ छोटे राज्यों में अपवाद भी हैं, जैसे गोवा में 40 और सिक्किम में 32। और जब बात विधान परिषद की आती है तो उसका आकार विधानसभा की ताकत पर निर्भर करता है। ये विधानसभा की कुल सीटों के 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो आज की तारीख में भारत में सिर्फ ये 6 राज्य हैं जहां आपको दोनों सदन मिलेंगे: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि किसी राज्य में विधान परिषद बनानी है या हटानी है, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ संसद ही ले सकती है। अब विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, ये थोड़ा पेचीदा है, लेकिन ये चार्ट इसे बहुत आसान बना देता है। देखिए, 1/3 सदस्य चुनते हैं विधायक, 1/3 आते हैं नगरपालिका और जिला बोर्ड जैसी स्थानीय संस्थाओं से, 1/12वां हिस्सा चुनते हैं टीचर्स, 1/12वां हिस्सा चुनते हैं ग्रेजुएट्स और बाकी बचे 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। तो अब तक हमने ढांचे की बात कर ली। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इन सदनों में बैठते हैं और उन नियमों की जिनसे ये सदन चलते हैं। अच्छा, अब मेंबर बनने के लिए क्या चाहिए? इसके लिए एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। अगर निचला सदन है यानी लोकसभा या विधानसभा, तो याद रखिए 25 और 5, मतलब न्यूनतम उम्र 25 साल और कार्यकाल 5 साल।
और अगर ऊपरी सदन है यानी राज्यसभा या विधान परिषद तो फॉर्मूला है 30 और 6, मतलब न्यूनतम उम्र 30 साल और कार्यकाल 6 साल। और राज्यसभा में हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। इसी वजह से ये एक स्थायी सदन बना रहता है। अब आते हैं एक बहुत ही ट्रिकी पॉइंट पर, जहां अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो है इस्तीफा। लोकसभा स्पीकर अपना इस्तीफा देते हैं डिप्टी स्पीकर को, सिंपल। लेकिन राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो तो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, तो वो अपना इस्तीफा किसे देंगे? राष्ट्रपति को। ये फर्क याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ की। आप सबने आया राम गया राम वाली राजनीति के बारे में तो सुना ही होगा। बस उसी राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए 1985 में संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर ये कानून लाया गया था। लेकिन इस कानून में एक बहुत बड़ा अपवाद है, एक लूप होल भी कह सकते हैं। अगर किसी पार्टी के 2/3 यानी 2/3 विधायक या सांसद एक साथ पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उन पर दल बदल का कानून लागू नहीं होता। इसे दल बदल नहीं बल्कि विलय यानी मर्जर माना जाता है। चलिए अब देखते हैं कि इन सदनों के अंदर असल में काम होता कैसे है। बात करते हैं सत्रों की, पैसों से जुड़ी ताकतों की और कुछ खास प्रक्रियाओं की। तो हमारी संसद साल में आम तौर पर 3 बार मिलती है। सबसे लंबा बजट सत्र, फिर मॉनसून सत्र और सबसे छोटा शीतकालीन सत्र। लेकिन सबसे जरूरी संवैधानिक नियम यह है कि किन्हीं भी 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। जब बात आती है पैसे की यानी धन विधेयक और बजट की, तो यहां संविधान ने सारी ताकत जनता के सदन यानी लोकसभा के हाथ में दी है। क्यों? क्योंकि वहीं पर जनता के सीधे चुने हुए नुमाइंदे बैठते हैं। राज्यसभा किसी धन विधेयक को सिर्फ 14 दिनों तक के लिए रोक सकती है, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकती और ना ही उसे खारिज कर सकती है। कभी कभी किसी साधारण बिल पर दोनों सदनों में बात नहीं बन पाती, डेडलॉक हो जाता है। तब क्या होता है? तब आता है आर्टिकल 108 यानी संयुक्त सत्र। इसमें 3 बातें याद रखने वाली हैं। पहली, इसे बुलाते हैं राष्ट्रपति। दूसरी, इसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा के स्पीकर ही करते हैं। और तीसरी, ये धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के लिए नहीं बुलाया जा सकता। तो चलिए अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट एक साथ रिवाइज कर लेते हैं ताकि सारी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये समझिए कि ये आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एक मास्टर की है। इसमें चारों सदनों के सारे जरूरी फैक्ट्स जैसे न्यूनतम उम्र, कार्यकाल, प्रकृति और उनके अध्यक्ष सब एक ही जगह पर हैं। आप आसानी से तुलना कर सकते हैं। तो सब कुछ समझने के बाद एक सवाल पर आके रुकते हैं। आखिर हमारे संविधान बनाने वालों ने ये राज्यसभा और विधान परिषद जैसे ऊपरी सदन बनाए ही क्यों, जहां सीधे जनता वोट नहीं करती? क्या